जी जी बेटा। ये जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था सर, एनर्जी बैंड थ्योरी, इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर्स। सर ये हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है कि शॉर्ट एज अ डिटेल मांगते हैं? ये अगर एनर्जी बैंड थ्योरी सारे का सारा आ जाए ना, यस सर। ठीक है, तो फिर वो आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। लेकिन अगर वो किसी एक को कह दे कि जी आप जो है वो वजाहत कीजिए इसकी खाली सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर की या इंसुलेटर की, फिर वो एक शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है। मतलब ये दोनों तरह से आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में कोई एक आपसे मांग लेगा कि फलां की जो है वो एक्सप्लेनेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अगर सबके लिए है तो फिर आप एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करना, फिर आगे उसके ऊपर आपने इन तीनों की फिर जो अलग अलग से एक्सप्लेनेशन है वो देनी। ठीक है, यस सर। चलिए बात हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिकली मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो जो सॉलिड्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो आपके पास आती हैं जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म से क्या मुराद है, कैसे ये होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है। देन आपके पास ये आता है मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल एंड मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। दर हकीकत ये जो दोनों चीजें आपके पास आती हैं, मैग्नेटिकली सॉफ्ट एंड मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल, ये दर हकीकत दोनों जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, इनका पैरा के साथ या डाया के साथ ताल्लुक नहीं है। तो जो सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो बेसिकली आपके पास फेरो के साथ रिलेटेड है, फेरोमैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जी फेरोमैग्नेटिज्म की। तो इसे हम क्या कहते हैं? अ टाइप ऑफ मटेरियल that is highly attached to the magnets and can become permanently magnetized is called a ferromagnet. A type of material which is highly attracted to the magnets. तो ना सिर्फ ये मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट कैन आल्सो बिकम अ परमानेंटली मैग्नेट, बल्कि हम इसे मैग्नेट बना भी सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है? relative permeability is much greater than the unity and depends on the field strength। कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब वन से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इट इज ग्रेटर देन वन। और किस पे डिपेंड कर रही होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पास अगर एक मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, ऐसी सिचुएशन में उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन वन। ठीक है, एंड दीज हैव द हाई ससेप्टिबिलिटी, कि इनके अंदर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है, मतलब जो रिटेनिंग मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म को रिटेन करना अपने पास रखना, वो वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। अब इसमें ना यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल, यहाँ वो आपको एग्जांपल बता रहा है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज आर द सच मटेरियल। कहता है कि ये जो मटेरियल हैं ये दर हकीकत क्या है? आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सा आपको इस पर डेप्थ देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका ना आइडिया हो जाए। देखें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब हम बात करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे ये देखिए कि ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया और इसके गिर्द यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे।
So these are the electrons. अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिज्म है वो दो वजह से प्रोड्यूस होता है। एक इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसकी वजह से। तो याद रखना है कि जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस होता है किस किस की वजह से? ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहां देखिए इसका भी मैग्नेटिज्म है, इसका भी मैग्नेटिज्म है। अगर इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट्स के ऊपर, या भी आप इनको कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हकीकत है कि टाइनी मैग्नेट के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा कि इस एटम के ऊपर एक रिजल्टेंट मैग्नेट आ जाएगा, इस एटम पे एक रिजल्टेंट मैग्नेट आ जाएगा। ठीक है, जब इस पे रिजल्टेंट मैग्नेट आएगा तो फिर इसके जो नेबरिंग एटम होंगे, याद रखिए हम यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट दैट इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसमें जो एटम्स हैं वो सेम होंगे। तो इसके जो नेबरिंग एटम होंगे दे आल्सो विल हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जिस पे एटम मौजूद है, तो लेट मी ड्रॉ, हम इसको ऐसे कर लें कि यहाँ जो एटम मौजूद है और फिर यहाँ जो एटम मौजूद है या इधर जो एटम मौजूद है, इन तमाम के मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एक ऑफ एग्जांपल इसको हम यूं ले लेते हैं कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी भी डायरेक्शन ये है। ये सिचुएशन है। तो आपके पास क्या आ गया? मटेरियल जिसमें एटम्स मौजूद हैं, उन एटम्स पे एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और वो जितने भी एटम्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो सब के सब मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में मौजूद है। तो वो उनका एक खास एरिया बन जाता है। ठीक है, एक खास उनका एरिया बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर एक बड़ा सा सर्कल यहाँ पे ड्रा करूँ ऐसे, कि जिसमें जितने भी एटम्स हैं वो तमाम एटम्स के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो वो आपके पास एरिया जहाँ पे तमाम एटम्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करें, उस एरिया को हम नाम देते हैं किसका? उसे हम यहाँ पे कहेंगे ये क्या है, बेसिकली डोमेन। उसे हम किसका नाम देंगे? डोमेन का नाम। दैट इज व्हाट नाउन एज अ डोमेन। तो डोमेन आपके पास एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे होंगे? सपोर्ट कर रहे होंगे। जो डोमेन का साइज है, ठीक है, साइज ऑफ डोमेन is about 0.5 mm to 1.0 mm। डोमेन का साइज जो है वो 0.5 मिलीमीटर से लेके तकरीबन 1 मिलीमीटर तक का होता है,
वो आपने स्केल देखा होगा, द स्मॉलेस्ट डिवीजन की स्केल होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, तो 1 मिलीमीटर का। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आर अबाउट 10 is to power 10 is power 12 to 10 is to power 16 एक डोमेन में, ठीक है, एक डोमेन में, यहाँ पे आप इसको यूं देख लें, साथ ही रिलेटेड है ऐसे कि एक डोमेन में 10⁻12 से लेके 10⁻16 तक एटम हो सकते हैं। मतलब आप इसको यूं कह सकते हैं कि 1 बिलियन से 10,000 बिलियन तक एटम्स हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ देम क्या होगा कि दे विल हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, उन तमाम की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम। और यूं उस सब्सटेंस के ऊपर ऐसे कई हजार या लाखों या वो डोमेन्स मौजूद हैं। दिस इज व्हाट नाउन एज द डोमेन। डोमेन और फिर इसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फेरो मैग्नेटिज्म कहलाएगा। सही। फॉर एग्जांपल आप देखिए जरा, यहाँ पे ये जो मैंने एरोस लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये ब्लैक वाले एरोस आपको नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लैक एरोस हैं दर हकीकत दीज आर रिप्रेजेंटिंग द डोमेन्स, ये डोमेन को रिप्रेजेंट है। तो ये एक डोमेन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड सो ऑन। ये एटम्स नहीं है, याद रखिएगा। अभी आपने पढ़ा था पीछे, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आएगा तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी क्लोजली स्पेस्ड, वो जैसे कि क्लोजली स्पेस्ड होंगी, ठीक है। तो ये आप पास आ जाएगा सारा का सारा थ्योरी बिहाइंड द फेरोमैग्नेटिज्म, कि फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या सीन है और ये कैसे चलते हैं, यह काम है, ठीक है। होप सो आपको समझ आती होगी। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछना चाहे, बताना चाहे तो बता सकता है। हाँ जी, यानी क्वेश्चन फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पैरा और डायमैग्नेटिज्म। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? भाई बोल तो दो। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। किसी को कोई शक शुबा हो इसके अंदर? क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं देख रहा था ये चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ये उसने बुक के अंदर कोई इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ऐसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो उसने ये बुक के अंदर आपको कोई इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो बेशक इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। इसको मैंने बैकग्राउंड से डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो इसका आप बेशक एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं जी थोड़ा सा आगे और करते हैं कुछ फर्दर बात। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है जी, और वो आती है जी पैरामैग्नेटिज्म। तो मेरे ख्याल में मुझे इसको यहाँ से अरेज कर देना चाहिए। पैरामैग्नेटिज्म क्या है? तो इसमें देखिए जरा, इट इज अ सब्सटेंस और बॉडी which very weakly attracted by the poles of a magnet but not retain any permanent magnet। ऐसी अशिया, ऐसी चीजें जो कि बहुत वीकली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जब वो मैग्नेट के पास चली जाती हैं
तो उनको हम कभी भी परमानेंटली मैग्नेट नहीं बना सकते, मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेट और द मैग्नेटिज्म इन देम। तो ऐसी सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाती हैं। These have relatively permeability slightly greater than unity and are magnetized slightly। कहता है इनके अंदर जो रिलेटिव permeability होती है that is slightly greater than unity, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। एंड मैग्नेटाइज स्लाइटली, और बिल्कुल बहुत कम हम इनको जो है वो मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ही वो मैग्नेटाइजेशन वाली कंडीशन खत्म करेंगे ये इनका मैग्नेटाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। दे अट्रैक्ट द लाइंस ऑफ फोर्स वीकली, कहते हैं बहुत वीकली जो लाइन ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करती है। उछालों में देखें ना जरा आप, एक मिनट में पीछे जाने दें, अभी मैं आपको बात बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये फेरो के अंदर देखिए आप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब करीब वाक़ई हुई हैं, आर क्लोजली स्पेस। लेकिन कहते हैं कि फेरो के अंदर है, पैरा के अंदर ऐसा नहीं। दे अट्रैक्ट लाइंस फर्स्ट वीकली। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये आ जाएगा। एग्जांपल इसकी क्या है? एल्युमिनियम, प्लैटिनम, कैल्शियम, ऑक्सीजन आर द सच मटेरियल, ठीक है। एल्युमिनियम, प्लैटिनम, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर द सच मटेरियल। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जब आपने पढ़ी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, वहां आपके पास एक एग्जांपल आती है या उसकी एक्सप्लेनेशन में आपके पास बात आ जाती है द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। याद है किसी को? पढ़ा किसी ने? Yes, जी, sir. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल याद है? ये कोई नहीं याद? Yes, sir. पढ़ा था। पढ़ा था, याद भी है, खाली पढ़ा ही था। अच्छा जाने छोड़े, जो अगली बात मैं आपको बताता हूँ वो ये है, अगर आपको उसी तरह याद हो कि वो अपना पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो कर रहा था, इसलिए कि जब आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जब आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाते हैं। बाकी सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो यही वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ऑक्सीजन को अता करते हैं उसका पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर, सही। तो ये आपके पास आगे की बात में देखो, मेरे को खाली स्लाइड मिलती है तो नहीं मिल रहा। चले मुझे जरा यहाँ पे जाने दें वापस, मैं यहाँ पे जरा जो है ना वो इसको थोड़ा सा देखना चाहूँगा। यही स्लाइड मेरे पास अवेलेबल है खाली। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि फैरो की तो हमने बात की थी, अब हम जरा पैरा की बात करते हैं। देखिए जरा, ये हमारे पास आ गया एक एटम, और ये हम इधर एक से 2 छोटे छोटे से इधर बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन आ गई इसका, ये एक इसका, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, सही। और हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये अपने ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इससे इनका जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिज्म कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। अब क्योंकि हम एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट के अंदर आपको पता है कि तमाम के तमाम जो एटम्स होते हैं वो फिजिकली केमिकली हैव द सेम प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा
कि जो दूसरा एटम एक साथ होगा वो क्या करेगा, अगला उसको देखिएगा। उसके भी आउटर शेल में या जो भी आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो अपना मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा, ठीक है, मे बी वो इस डायरेक्शन में। तीसरा हम एक और एटम ले लेते हैं जो इसी के साथ कहीं वाक़या होगा। ये आपके पास एक और एटम आ गया। ये जो मैग्नेटिज्म डेवलप कर रहा है वो मैग्नेटिज्म उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। फिर आपके पास एक और आ रहा है एटम ऐसे, और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसे है, ये, ठीक है। तो इस किस्म की आपके पास सिचुएशन आ जाए। ठीक है, देखिए एक एटम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया। उस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई। उसके साथ नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, उसने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई। तीसरे की ये आ गई, चौथे की ये आ गई, एंड सो ऑन। तो इसके इर्द बाकी जितने भी एटम्स होंगे, तमाम के तमाम एटम्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगे। बात याद रखनी है क्या, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में एटम के ऊपर एक रिजल्टेंट मैग्नेट आ जाएगा या मैग्नेटिज्म आ जाएगा। दैट एटम विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, लाइक वन दिस वन दिस वन दिस वन। लेकिन फेरो की बरक्स, फेरो में हमने देखा था कि तमाम एटम्स में मैग्नेटिक फील्ड और तमाम सेम डायरेक्शन में थे। यहाँ ये बात नहीं होती है पैरा के अंदर। यहाँ जो एटम्स होते हैं उन पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो होता है, लेकिन हर एक का इंडिविजुअल होता है, उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब ये क्या कहते हैं कि दे एक्ट लाइक अ वीक मैग्नेट, वो एक वीक मैग्नेट को अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ द पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरों में तमाम एटम्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एटम जो है वो आपके पास पैरा के अंदर है। ये चूंकि मुसलमान वाक़े हुए हैं और मुसलमान हमेशा कभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं, तो इसलिए हर एक का किबला आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। ये तो बात हमने कुछ कर ली जी इसके बारे में। ये हमारा पैरा आ गया। अब इसको एक दफा दोबारा पढ़ लीजिए, आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। इट इज अ सब्सटेंस और बॉडी which very weakly attracted by the poles of the magnet but not retaining any permanent magnetism. मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट होता है लेकिन अपने पास मैग्नेटिज्म परमानेंटली नहीं रख सकता है। These have relatively permeability slightly greater than unity। इनका जो relative permeability की वैल्यू होती है वो यूनिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1 से थोड़ी ज्यादा होती है। एंड आर मैग्नेटाइज्ड स्लाइटली, दे अट्रैक्ट द लाइंस ऑफ फोर्स वीकली। जो मतलब दूसरे मैग्नेट की जो होगा उसको वो वीकली कमजोरी के साथ अट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल है एल्युमिनियम, प्लैटिनम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड आर सच मटेरियल्स। ये देखिए अब जरा, ये जो एरोज हैं, अब यहाँ पे ये एरोज आपको एटम्स बता रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस एटम का मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो रैंडमली ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली इनके दरमियान स्पेसिंग काफी ज्यादा है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन सब्सटेंसेस की वजह से वीक होगा, तो इट विल हैव अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बात खत्म होती है हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आखिर आपके पास आता है डायामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिज्म। कहते हैं substance which creates a magnetic field in opposite to that of externally applied magnet। ये आपके पास ऐसी सब्सटेंसेस हैं कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करती हैं लेकिन वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। रिसेप्टिव वैल्यू इज नेगेटिव, मतलब ये इनके अंदर मैग्नेटिज्म बनने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती, मैग्नेट बनने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती है। दे हैव relative
परमिबिलिटी स्लाइटली लेस देन यूनिटी, इनके अंदर जो परमिबिलिटी की वैल्यू है वो 1 से कम होती है। दे रिपेल द लाइंस ऑफ फोर्स स्लाइटली, कहता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको वो रिपेल करे। तो ये आप पास बात है कि यहाँ तक मतलब आप उस लफ्ज़ में अगर एटॉमिक व्यू के ऊपर जाके बात करना चाहें, अब ये कह सकते हो कि ये आपके पास जो एटम्स होते हैं, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तो ऐसी सिचुएशन में अगर तो कुछ कहते ही नहीं है, उनका मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता है। अगर कुछ कहते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि आउटर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले आते हैं। तो ये कुछ बात आ जाएगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बिस्मिथ, सिल्वर, कॉपर एंड हाइड्रोजन, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं जी कि बिस्मिथ, सिल्वर, कॉपर एंड हाइड्रोजन के ये सारी क्या हैं, डायमैग्नेटिज्म। यहाँ पे देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे काफ़ी दूर दूर हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिज्म है फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है, दूर दूर हटा रहा है, तो ये आपके पास डायमैग्नेटिज्म आ जाएगा। सिंपल फास्ट हम इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूं कहते हैं कि ना तो ये मैग्नेट होती हैं और ना ही ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। डायमैग्नेटिज्म के बारे में आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी दादी आपके पास बात अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, यानी क्वेश्चन कोई ना? पैरामैग्नेटिक है जी जी बोलो। जी, पैरामैग्नेटिक है सर, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और डायमैग्नेटिक रिपेल करता है। हाँ, उसमें हम ये कहेंगे कि डायमैग्नेटिक ऐसी सब्सटेंस है जो ना तो अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट की तरफ और ना ही ये खुद मैग्नेट बन सकती हैं, और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती हैं, ठीक है। अगर फेरो ये जो इस है बात ना, में फेरो जो है वो मैग्नेट बन जाएगी और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। पैरा जो है ठीक ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी लेकिन मैग्नेट बनेगी नहीं, और डाया जो है ये ना मैग्नेट बनेगी ना ही वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। दैट द पॉइंट। यस सर। ये बात, और बोलो क्या बात। दैट्स ऑल जी। चलें इसको कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह कल के लिए। टिल देन अल्लाह।